गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मांग का नियम चैप्टर 4, जिसमें हम थ्योरी ऑफ डिमांड कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हमने दो तरह की डिमांड की थी कल, व्यक्तिगत डिमांड और मार्केट डिमांड। तो उसमें भी वैसे ये चीज़ आ चुकी है, लेकिन ये हमें सेपरेट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मांग का नियम क्या होता है। आप यहाँ देखिए, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि किसी भी वस्तु की जो मांग है, डिमांड है, वो उसके निर्धारक तत्व क्या होते हैं। तो वस्तु की अपनी कीमत होती है, संबंधित वस्तुओं की कीमत, व्यक्ति की अपनी आय, उसका टेस्ट और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर अन्य बातें समान रहें, आप ये देखिए मैंने बार लगाया हुआ है बाकी चीज़ों पर कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई अंतर नहीं आ रहा है, आय में कोई परिवर्तन नहीं है, टेस्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है। फिलहाल परिवर्तन केवल आ रहा है वस्तु की अपनी कीमत में। या तो वस्तु की कीमत कम हो रही है या वस्तु की अपनी कीमत ज़्यादा हो रही है। तो वस्तु की अपनी कीमत कम होने पर मांग का बढ़ जाना और वस्तु की अपनी कीमत बढ़ जाने पर मांग का कम हो जाना, यही मांग का नियम है, राइट। और ये नियम लागू होता है सामान्य वस्तुओं पर। यहाँ देखिए मैंने एक डिमांड शेड्यूल बनाया है। कीमतें जैसे जैसे कम हो रही है, वस्तु की मांगी गई मात्राएं बढ़ती जा रही है। इसी को हमने डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। आप देखिए, जब 10 रुपये कीमत है तो मांगी गई मात्रा 100 है। 9 रुपये कीमत होते ही मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है, 150 हो जाती है। और 8 रुपये कीमत कम होते ही मांगी गई मात्रा और बढ़ जाती है। और ये निकल कर आता है एक कर्व, डिमांड कर्व का, जो एक गिरती हुई सीधी सरल रेखा है, ऋणात्मक ढलान। अब प्रश्न ये आता है कि मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। आइए इसे भी जान लेते हैं। तो मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक कुछ कारणों की वजह से होता है। जो सबसे पहला कारण, बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। बच्चे इसे ध्यान से समझेंगे। सीमांत उपयोगिता, मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ उपयोगिता क्या होती है। उपयोगिता किसी वस्तु का वो गुण होता है जो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। और सीमांत होती है अतिरिक्त इकाई। आपको बहुत भूख लगी है, आपने पहली रोटी खाई, पहली रोटी से जो संतुष्टि मिलेगी वो दूसरी रोटी से नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरी खा ली, तीसरी खा ली, चौथी तक तो आपकी भूख बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या आप और रोटी खा सकते हैं उस समय के लिए? शाम को शायद फिर से भूख लग जाए, अगले दिन फिर से भूख लगेगी, तब भी खाएंगे। लेकिन बात कर रहे हैं उसी समय की। क्या उसी समय आप वो तीसरी, चौथी, पांचवी रोटी भी खा सकते हैं? नहीं खाएंगे। यानी कि हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता धीरे धीरे कम हो जाती है। तो होता क्या है, जब हमें कीमतें ज़्यादा पे करनी पड़ती है, अगर किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें कीमतें ज़्यादा देनी है, ठीक है, पैसे हमें ज़्यादा सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, हमारे पास जो सीमित साधन है उसका त्याग हमें अधिक करना पड़ रहा है, तो ऐसे में हम कम से कम मात्रा खरीदेंगे, क्योंकि हमारे लिए उस वस्तु की उपयोगिता बहुत अधिक है उस मोमेंट पर। आप कहीं ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर पानी नहीं मिल रहा, उस समय आप 50 रुपये में भी पानी की एक बोतल खरीदने को तैयार हो जाएंगे। फिर आप क्या करते हैं, जब आपने देखा होगा यूजुअली, जब आप जैसे सब्जी खरीद रहे हैं, फ्रूट्स खरीद रहे हैं, और आपने कीमत पूछी, भैया ने कहा कि 30 रुपये का आधा किलो कोई भी फ्रूट है, सब्जी है, आप क्या कहते हैं, भैया 1 किलो ले लेते हैं, आप 50 में लगा लो। यानी कि हम ज़्यादा मात्रा को कम कीमत देना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है जितनी ज़्यादा वस्तु हमारे पास होगी उसकी उपयोगिता हमारे लिए उतनी कम होती चली जाएगी। तो प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा तभी खरीदेगा जब उस वस्तु की उपयोगिता कीमत कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। अब देखिए, मैं रोटी का एग्जाम्पल दे रही थी। तो आप होटल में गए हैं, आपने पहली रोटी ऑर्डर की, आपको 10 रुपये में एक रोटी मिली, चलिए दूसरी भी ले ली, तीसरी भी ले ली। अब चौथी रोटी खानी ही नहीं है तो आप लेंगे? जो आपके पेट को शायद ख़राब कर दे, आपको वॉमिटिंग हो जाए, आप नहीं लेंगे। यानी आपने तीसरी रोटी तक ली, आप तब तक कीमत पे करते चले गए उस रोटी की जब तक कि आपकी सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के बराबर ना हो जाए। पहली रोटी में आपको लगा 10 रुपये में मिल रही, चलो खा लो। सेकंड में और भूख है, चलो तीसरी में अपने आप को पूरी तरह से आपने संतुष्ट
कर लिया, तो हम उसी लेवल तक पे करने को तैयार होते हैं जब तक हमें संतुष्टि पूरी तरह से मिल जाए। उसके बाद हम एक चवन्नी भी नहीं स्पेंड करेंगे। दूसरा होता है आय प्रभाव। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप खरीदार की वास्तविक आय में परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन को आय प्रभाव कहा जाता है। देखिए, जब वैसे तो हमने कहा था हम मांग का नियम कर रहे हैं और हमने आय को कांस्टेंट रखा है, तो हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी इनकम बढ़ गई या इनकम कम हो गई, बिल्कुल भी नहीं। ये बात होती है आय प्रभाव में का अर्थ होता है वास्तविक आय का बढ़ना या कम होना। हम मार्केट गए, हमें मान लीजिए 1 किलो सब फ्रूट खरीदना है, ठीक है, और हम ये सोच कर गए यार 100 रुपये में तो मिल ही जाएगा, और जैसे ही मार्केट गए हमें रेट पता चला 70 रुपये, ठीक है। मान लीजिए मैंगो चल रहा है, इन दिनों सीज़न मैंगो का है, तो आप सोच कर गए कि 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, लेकिन आपको मैंगोज मिल गए 70 रुपीज़ में। तो आप क्या करते हो, उस 100 रुपीज़ में आप, यानी आपका जो इनकम वास्तविक आय है वो बढ़ गई। 100 रुपये के बजाय अब आपके हाथ में आय या जो साधन है वो कितना हो गया, 70 रुपये से बढ़कर 100 रुपये, क्योंकि वस्तु आपको 1 किलो जो 100 रुपये में खरीदनी थी वो अब आपको 70 रुपये में मिल गई, तो 30 रुपये तो बच गए आपके हाथ में, यानी वास्तविक आय बढ़ गई। तो आप क्या करेंगे, कीमत कम होने के कारण जब वास्तविक आय बढ़ जाती है तो आप फिर और ज्यादा अधिक मात्रा में वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो आप कहेंगे 100 रुपये में ही खरीद लेते हैं, आप ये भी कहेंगे कि 100 रुपये में 1.5 किलो ही दे दीजिए। तो ये होता है आय प्रभाव, जब वास्तविक आय बढ़ जाती है कीमत कम होने के कारण। तीसरा होता है प्रतिस्थापन प्रभाव। हम स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो स्थानापन्न वस्तुओं, जब एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, यहाँ पर देखिए स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं है। याद रखना कि जैसे चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न वस्तुएं हैं। कॉफ़ी की हमने देखा था कि कॉफ़ी की कीमतें बढ़ेंगी तो चाय की मांग बढ़ेगी, पर यहाँ हम कॉफ़ी की कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि चाय, मान लीजिए चाय की तुलना में कॉफ़ी की कीमतें बहुत कम हो जाती है अचानक से, तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में बहुत सारी साबुन आती है, बहुत सारे सर्फ आते हैं, बहुत सारे तरह के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, टीवी आप ले रहे हैं, तो क्या है यहाँ पर हम किसी और से तुलना कैसे कर रहे हैं, वस्तु की अपनी कीमत की वजह से ही, कि उसकी जो स्थानापन्न वस्तुएं हैं उनकी तुलना में उसी वस्तु की कीमत का कम या अधिक हो जाना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो हम कई बार शिफ्ट कर जाते हैं डिमांड को लेकर। अब तो मांग का नियम लागू नहीं भी होता है, ऐसे भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहां मांग का नियम लागू नहीं होता है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने बनाया एक धनात्मक ढलान मांग वक्र का। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, यानी प्राइस और डिमांड में धनात्मक संबंध है। इसका मतलब क्या हुआ धनात्मक संबंध का, कि कीमतें बढ़ने पर मांग का बढ़ना और कीमतें कम होने पर मांग का कम हो जाना। तो ऐसा किस केस में होता है, देखिए यहाँ 3 तरह की स्थिति लिखी हुई है। एक तो ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं की व्याख्या जो सबसे पहले की थी वो वेबलन ने की थी, तो इसे वेबलन गुड्स भी कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इसे वेबलन गुड्स, क्योंकि वेबलन नाम के अर्थशास्त्री ने इसकी व्याख्या की थी कि इसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ, देखिए जैसे गोल्ड है, गोल्ड की कीमत जितनी बढ़ेगी, हम कहते हैं कि डिमांड कम नहीं होती, क्योंकि जो लोग रेपुटेशन और प्रेस्टीज इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें लगता है कि जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ें उनके पास कलेक्शन होगा, उनकी सोसाइटी में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर ये लागू नहीं होता। दूसरा पॉइंट है अज्ञानता। अज्ञानता, अगर उपभोक्ता अज्ञानता या भ्रम के कारण किसी वस्तु की कम कीमत पर उसे कम महत्वपूर्ण समझते हैं तो उसकी कम मात्रा खरीदते हैं। कई बार होता है ना, हम मार्केट गए, हम कोई कॉस्मेटिक आइटम खरीद रहे हैं, या हम जिसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि वो इतना सस्ता मिल सकता है, तो हमें लगता है कि नहीं यार ये इतना सस्ता कैसे हो सकता है, नहीं कुछ ज़रूर ये अडल्ट्रेटेड होगा, या मतलब मिलावट होगी, या अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। और अगर जैसे ही दुकानदार उसके रेट हाई कह देता है तो हमें लगता है नहीं यार ये तो, हाँ ये चीज़ तो महंगी ही मिलनी थी। तो ये हमारी अज्ञानता होती है, हम इस भ्रम में कई बार जी रहे होते हैं। तीसरा आता है गिफन वस्तुएं। गिफन नाम के अर्थशास्त्री ने ये दिया था
कॉन्सेप्ट कि कुछ ऐसे निम्न कोटि की थोड़ी घटिया किस्म की वस्तुएं होती हैं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। सभी तो नहीं होती है, सारी निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं लेंगे। देखो यहाँ पर भी दो तरह से हम बात करेंगे। निम्न कोटि की वस्तुएं जैसे कि बाजरा वगैरह है, तो वो कह रहे हैं कि गिफन कहता था कि जिन वस्तुओं का कीमत प्रभाव धनात्मक है, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं निम्न कोटि की जिनका कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है, तो वहाँ ये मांग का नियम फेल हो जाता है। तो सभी निम्न कोटि की वस्तुओं पर ये नहीं होता है। निम्न कोटि की जो अन्य वस्तुएं उन पर कीमत प्रभाव ऋणात्मक ही रहेगा, लेकिन जो गिफन वस्तुएं यानी जहाँ मांग का नियम फेल हो जाता है, आप देखेंगे कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी कीमतें कम होने पर, मैंने जैसे कहा कि अज्ञानता लगा लो या एक हमारी साइकोलॉजी लगा लो कि कीमत कम होने पर उसकी मांग भी कम हो जाती है और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। तो आप डेली लाइफ में जैसे हम अक्सर बाजरे का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसे थोड़ा सा निम्न कोटि का या गिफन वस्तु में उसे काउंट किया जाता है कि मार्केट में अगर उसके प्राइसेस कम है तो हम बिल्कुल उसे लेना नहीं चाहेंगे, और जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं तो लोगों को लगता है कि अच्छा कुछ अच्छी क्वालिटी की आई हुई है तो हम खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो ये आपको तमाम चीज़ें पढ़नी है। मांग का नियम, तो जब भी मांग का नियम पढ़ेंगे उसके मांग के नियम के लागू होने के या जो ऋणात्मक ढलान है उसके कारण हमें ज़रूर पता होने चाहिए, और कहाँ कहाँ ये नियम लागू नहीं होता है ये बातें हमें पता होनी चाहिए। मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स उपलब्ध हैं, तो हम सबके रेट्स पता करते हैं ना। हो सकता है हम बहुत टाइम से सैमसंग यूज़ कर रहे हैं या बहुत टाइम से ओप्पो यूज़ कर रहे हैं, फिर एक नया फ़ोन हमें लेना है, लेकिन मार्केट में हम देख रहे हैं कि यार ओप्पो तो बहुत महंगा पड़ रहा है, चलो सैमसंग सस्ता पड़ रहा है वो ले लेते हैं। तो वस्तु की अपनी कीमत स्थानापन्न वस्तुओं की तुलना में कम या ज़्यादा होने पर प्रभाव पड़ना। फिर है उपभोक्ता समूह का आकार। आकार तो बेटा बहुत बड़ी चीज़ है। हमने पहले भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा फैक्टर पढ़ा था। जब किसी वस्तु की कम हो जाती है तो और दूसरे उपभोक्ता भी उसको खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुछ वस्तुएं जो बहुत महंगी है, मान लीजिए स्टार्टिंग में हम जब छोटे होते थे, फ्रिज आया, टीवी आया, हर किसी के घर नहीं होता था। धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे उनकी कीमतें कम हुई या इंसान व्यक्ति की परचेजिंग पावर बढ़ती चली गई, तो ऐसे में सभी लोगों ने अपनी मांगे बढ़ा दी, राइट। फिर है विभिन्न उपयोग। तो कई वस्तुओं के बहुत सारे उपयोग होते हैं, जैसे चने का उपयोग मनुष्य के खाने में या घोड़े के खाने में भी किया जाएगा। तो अगर चने की कीमत अधिक होगी तो उसका प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण कार्य में किया जाएगा। इस प्रकार चने की कुल मांग कम होगी, तो इस बात को भी समझ लीजिएगा। इसके अलावा आप पढ़ेंगे मांग नियम के अपवाद, कि भैया कहाँ पर ये मांग का नियम लागू नहीं होता। हर सिचुएशन में मांग का नियम लागू नहीं होता है।